स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। भोर में उठ के मैं 3 बजे वीडियो बना रहा हूं आप सभी के लिए कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्या पता यहां से सारे क्वेश्चन आपके पुटअप हो जाएं, यानी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी मॉडल पेपर से आ जाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। हूबहू ऐसे ही पेपर देखने को आपको मिलेगा और यहाँ पे आपको 5 खंड देखने को मिलेंगे। 5 खंड में जो है आपको 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 5 अति लघु क्वेश्चन देखने को मिलेगा और 6 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेगा और 3 इसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। जो आपका खंड अंगा रहेगा इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां और इसके बाद जो है 5 मानचित्र वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बार फटाफट इन सभी को क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, इसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, यह व्यवस्था किसने लागू की थी? तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? इसमें आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये जो है अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि इस्तमरारी बंदोबस्त या फिर अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो यहाँ पे जवाब होगा 1793 में जो है इस्तमरारी बंदोबस्त आया था, ठीक है, 1793 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध सहायक संधि से है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे सहायक संधि का संबंध जो है वो आपका यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा, लॉर्ड बिलंजली के जो है संबंध है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन जो है किस संबंध है, किससे संबंध है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से जो है यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपके सामने की पाश्चात्य शिक्षा नीति किसके नेतृत्व में स्वीकार की गई थी? तो इसमें आपका जवाब हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा किस वर्ष उन्मूलन किया गया, यानी खत्म किया गया, बंद किया गया, समाप्त किया गया? तो ये 1829 में किया गया, यानी 1829 में किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे संथाल जो आंदोलन हुआ था वो किस से संबंधित था? तो जवाब होगा यहाँ पे आपका जनजातीय आंदोलन से संबंधित था। इसके बाद आ जाते हैं 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय इसमें लॉर्ड कैनिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों था 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अब बात करते हैं 10 इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न की। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मौका मिलेगा। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे जो है आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि अस्थाई बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? कॉलिन मैकेंजी कौन थे और जो है यह क्यों प्रसिद्ध हुए? 1857 क्रांति कब और कहाँ हुई? बहादुर शाह जफर कौन था? 1857 क्रांति के 2 कारण बताइए। तो फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हेडिंग डाल देंगे या फिर एक प्रकार से जो है अपना पॉइंट बना लेंगे। अस्थाई बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त आपका हेडिंग बन जाएगा। इसके बारे में लिखेंगे कि अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसी भूमि व्यवस्था थी जिसमें जमींदार को भूमि जो है वो जो जमींदार होते थे उनको भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया। जो पहले भूमि का कोई मालिक नहीं होता था, सरकार मालिक होती थी, उस भूमि का या फिर जनता मालिक होती थी, तो उस भूमि को जमींदार को नियुक्त कर दिया गया कि अब आप ही जो है इसके मालिक हैं, आप ही देखरेख करेंगे पूरे जमीन का। तो अस्थाई मालिक बना देना ही अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद तो यहाँ पे जो है आपका है कहाँ लागू किया गया था? तो ये सबसे पहले 1793 में, ठीक है। अभी ऊपर अपने बहुविकल्पीय क्वेश्चन में देखा है 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में या इसके द्वारा लागू किया गया था। तो इसका आप राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि कॉलिन मैकेंजी कौन थे और यह क्यों प्रसिद्ध थे? तो कॉलिन मैकेंजी लिखेंगे। कॉलिन मैकेंजी एक ब्रिटिश सर्वेयर थे। सर्वेयर में जांच करने वाला, सर्वे करने वाला और पुरातत्वविद
पुरातत्वविद मतलब इतिहासकार में जो खोजकर्ता होते हैं उन्हीं को पुरातत्वविद कहते हैं। आप इनकी जगह इतिहासकार भी लिख सकते हैं। इसके बाद वह भारत के पहले सर्वेयर जो है जनरल बने थे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं इनके बारे में। और वह क्यों प्रसिद्ध हुए थे, तो यहाँ पे लिखेंगे वह भारत के ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्मारकों का अध्ययन किए थे और जो है उसके संग्रह के लिए वो प्रसिद्ध हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन अगला कि 1857 की क्रांति कब और कहाँ से शुरू हुई थी, तो सभी को पता होगा 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी और ये मेरठ से शुरू होता है, यूपी में पड़ता है। ये मानचित्र वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। सर्वप्रथम अगर बात करें तो इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है कि बहादुर शाह जफर कौन थे, तो उसमें आप लिखेंगे बहादुर शाह जफर दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 क्रांति में वह विद्रोह ने उन्हें अपना नेता घोषित किया था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के दो प्रमुख कारण बताइए। तो सामाजिक और धार्मिक कारण पहला है, जो अंग्रेजों का अत्याचार ज़्यादा हो रहा था। इसके बाद सैन्य जो है सैन्यकरण में सैनिकरण हो जाएगा, जैसे मंगल पांडे हैं, नाना साहब, तात्या टोपे, इन सब लोगों ने आवाज़ उठाया था जो गाय की सुअर की चर्बी मिलाई गई थी कारतूस में, वही पॉइंट इसमें आपको ऐड कर देनी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको शुरुआत होगा लघु उत्तरीय प्रश्न की। लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा जैसे कि 1857 के विद्रोह की सफलता के जो है प्रमुख कारण का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है, इसका उत्तर इस प्रकार से यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा। ये बल्कि सफलता नहीं, ये रहेगा यहाँ पे असफलता, क्योंकि 1857 की जो क्रांति थी वो असफल हो गया, तो यहाँ पे असफलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर आपको बता देते हैं कैसे आप यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे 5 नंबर आपको इसके लिए जो है मिलेगा, तो 5 पॉइंट कम से कम अपने कॉपी में ज़रूर आप लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्यों असफल हो गया था, तो आप यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे नेतृत्व की कमी, यानी अच्छे नेता की कमी थी, अच्छे लोगों की कमी थी जो सही तरीके से नेतृत्व नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से इसके बारे में अपने शब्दों में बना के लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सीमित क्षेत्र। सीमित क्षेत्र का मतलब ये है कि जो 1857 की जो क्रांति हुई थी वो सीमित क्षेत्र में था, लिमिटेड जगह पे था। अगर ये पूरे भारत में फैला होता तो शायद जो है ये 1857 में देश आज़ाद हो गया होता, क्योंकि लंबी चौड़ी क्रांति हुई थी। तो यहाँ पे उत्तर भारत में ही सिमट कर रह गया था, दक्षिण भारत और बंगाल में जो है ये नहीं पहुँच पाया था। अगला है अंग्रेजों की ताकत। अंग्रेजों की ताकत का मतलब ये कि अंग्रेज जो है आधुनिक उनके पास हथियारें थी, प्रशिक्षित सेना थे, जिससे वो जो है आगे दबा दिए, जो क्रांति थी उसको दबा दिए। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है भारतीयों में गुटबाजी, यानी जो भारत के लोग थे आपस में ही लड़ने लगे और आपस में ही गुटबाजी करने लगे, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो है पहला वाला 1857 की वो असफल हो गया। अगला यहाँ पे है संसाधनों की कमी। जो भारत के सैनिक थे उनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, प्रशिक्षित नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें कमियाँ थी, लेकिन जो अंग्रेज थे उनके पास ताकत थी, अंग्रेज के पास आधुनिक हथियारें थी, तो इस प्रकार से वो जीत गए, यानी 1857 क्रांति को जो है दबा दिया और वो असफल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट समझ के अपने शब्दों में आपको बयां करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पहले विशेषता यह है कि ये नगर योजना पर आधारित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता नगर पर आधारित था। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस ऐसे आप कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ पे जो है जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, बढ़िया से पक्की नालियाँ बनी थी। आगे है पक्की ईंटों के भवन भी देखने को मिलते हैं, मतलब वहाँ पे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ये बताता है कि उस टाइम पे लोग साफ सफाई पे काफ़ी ध्यान देते थे और कृषि व्यवस्था भी अच्छी थी। तो इस प्रकार से इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है अगला है 1857 क्रांति के परिणाम बताइए। तो आप इसमें लिखेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या परिणाम निकल कर आया था। जब आप पेपर देकर खाली हो जाएंगे, जब पेपर आपका खत्म हो जाएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, यानी आपका परिणाम आएगा। परिणाम आने से पहले आपको अगर जो है अच्छा मेहनत किए रहेंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, मेहनत कम रहेगा तो परिणाम उसी प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे 1857 की क्रांति भी उसी प्रकार से हुआ है। तो देखिए पहला पॉइंट का परिणाम हुआ
मुगल शासन का अंत हो गया, यानी बहादुर शाह जफर जो था, जो अंतिम शासक था, वो रंगून निर्वासित कर दिया, यानी रंगून जो है भाग गया था, यानी म्यांमार में जो है रंगून शहर है वहाँ भाग गया था। अगला है ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण जो है वो आ गया, ब्रिटिश कंपनी की जो है शासन जो है वो खत्म हो गया और ब्रिटिश सरकार जो है नियंत्रण कर लेती है। इसके बाद जो है यहाँ पे आगे है सैन्य सुधार। सैन्य सुधार किए गए, जैसे कि भारतीयों के सिपाहियों की जो संख्या थी वो कम कर दिया गया और अंग्रेजों की संख्या को बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन, इसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो लोगों के अंदर एक जागरूकता, अंदर उत्सुकता हुई कि हम भी देश को अपने आज़ाद कर सकते हैं, तो वहाँ से एक चिंगारी जो है बनकर निकली है। ठीक है, आगे दोस्तों इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अस्थाई बंदोबस्त और ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है लाभ क्या हुआ, तो आपके इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे स्थिर राजस्व। स्थिर राजस्व का मतलब ही कंपनी को हर साल तयशुदा राजस्व मिलता था, यानी जो कंपनी जो है टैक्स तय कर देती थी वही टैक्स उसको मिलता था। ठीक है, जो स्थिर और निश्चित होता था। अब चाहे किसानों का फसल हो या ना हो, उनका कर जो था वो निश्चित था। ठीक है, आगे इसमें प्रशासनिक नियंत्रण। प्रशासनिक नियंत्रण में आप इसमें ले सकते हैं कि जमींदारों को कंपनी का सहयोगी बनाया गया और ग्रामीण क्षेत्रों को नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें है लंबी अवधि की जो है लाभ हुआ। जो जमींदार थे, जमींदार के माध्यम से भूमि और किसानों को प्रभावी जो है प्रबंधन बनाया गया। तो यहाँ पे आप अपने सेंटेंस में जो है इसको बनाकर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त के प्रभाव क्या रहे, तो आप इसमें लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त में किसानों पर दबाव बढ़ा, जमींदारों ने किसानों को अत्यधिक कर वसूलना शुरू किया। अगला पॉइंट है कृषि का पतन हो गया। जब अस्थाई बंदोबस्त आया, जमींदारी प्रथा आई, तो कृषि का पतन हो गया, उच्च कर लगा दिए गए, श्रमिकों का जो है किसानों का शोषण करने लगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है पतन होने लगा। अगला पॉइंट आप इसमें ले सकते हैं कि जमींदारों के सशक्तिकरण। जमींदारों के सशक्तिकरण का मतलब ये है कि जमींदारी और अमीर बन गए, लेकिन जो किसान थे वो बेचारे गरीब होते गए। नेक्स्ट है गरीबी और विद्रोह। किसान और गरीबी जो बीच में किसानों की जो गरीबी थी उसको सबसे बड़ा जो है विद्रोह का कारण बनता है, क्योंकि किसानों का शोषण किया जा रहा था। ठीक है, आगे इसके बाद क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो असहयोग आंदोलन कैसे लिखेंगे, इसमें पहले पॉइंट लिखेंगे असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ सभी प्रकार के सहयोग को बंद करना असहयोग कहलाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में ये शुरू किया गया था। ये तो हो गया उसकी परिभाषा, छोटा सा अर्थ। अब उसके कौन कौन से काम है, कौन कौन से काम किए गए थे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे असहयोग आंदोलन के कार्य। सरकारी पदों का त्याग किया गया, पहला पॉइंट, जिसमें स्कूल जो है सरकारी स्कूल, कॉलेज जो है अदालत, इन सब का बहिष्कार किया गया। नेक्स्ट है खादी और स्वदेशी वस्तु का इस्तेमाल किया गया, जिसमें विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और खादी जो वस्त्र थे उसको पहनने का आग्रह किया गया। अहिंसक विद्रोह किया गया, यानी इसके बाद जो है विरोध किया गया, विद्रोह नहीं। इसमें लिखेंगे कि शांति और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन को जो है इसका विरोध किया गया। अगला पॉइंट इसमें ले सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला, स्वराज की मांग को पूरे देश में उठाया गया और उसको फैलाया गया। इस प्रकार से इस असहयोग आंदोलन के कार्य हो जाएंगे। इसके बाद तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिलेंगे, 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 तिहाई 30 नंबर आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन से मिलेगा। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, 22 में से अगर आपको पहला वाला नहीं आ रहा है तो आप नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नमक सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो उसके नीचे ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे पूछा है नमक सत्याग्रह आंदोलन पर टिप्पणी लिखिए या फिर दांडी मार्च क्या है, इस पर प्रकाश डालिए। ऐसे क्वेश्चन अथवा करके पूछ सकता है कि महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन को स्वीकार जो स्वरूप किस प्रकार बदला था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसी क्वेश्चन को अथवा करके घुमा के पूछ सकता है कि स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का परीक्षण कीजिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे अगला है कि 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अथवा करके इसका विद्रोह का जो कारण है वो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं कैसे आप इसे लिखेंगे।
यहाँ पे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे और इसके जो कारण है वो कारण एक बार आप थोड़ा सा जान लीजिए, ऊपर ऊपर से हिंट थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे द्वितीय जो विश्व युद्ध था ये 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। अब इसमें देखिए कि भारत को ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में बिना सहमति को शामिल कर लिया था, यानी बिना भारतीयों को पूछे बिना भारतीयों को युद्ध में धकेल दिया। इसके बाद जो है ये क्रांति आगे जाके आंदोलन का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे है अंग्रेजों का विश्वास। अंग्रेजों में विश्वास या अंग्रेजों पर अविश्वास हो गया, यानी भारतीय नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश शासन अब लंबे समय तक भारत में हित के लिए काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला है स्वतंत्रता की मांग उठी। भारतीय जनता अंग्रेजों को तुरंत देश छोड़ने के लिए मांग कर रही थी। इसके बाद क्रिप्स मिशन की असफलता। इसमें लिखेंगे क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को स्वतंत्रता को अस्पष्ट वादे किए और जिससे असंतोष बढ़ गया, यानी पहले वादा किया कि हम आपको देश को आज़ाद कर देंगे, बाद में जो है वो विफल हो गया, असफल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे असफलता के कारण। असफलता के कारण में लिखेंगे नेताओं की गिरफ्तारी जो है होने लगी, जिसमें गांधी समेत कई सारे बड़े नेताओं को जो है गिरफ्तार करके उन्हें जेल में भेज दिया गया। जब बड़े नेता बंद हो गए तो छोटे अपने आप समाप्त हो जाएंगे, तो ये असफल हो गया। दूसरा है अहिंसक तरीके का जो है उल्लंघन किया गया, यानी आंदोलन में कई सारी हिंसक घटनाएं होने लगीं जिससे गांधी जी भी नाराज हो गए। अगला है ब्रिटिश दमन। ब्रिटिश दमन में लिखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए जो है कठोर कदम उठाए, लोगों को मारने पीटने लगे। समय की कमी का मतलब है कि आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के जो है युद्ध चलते पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पाया, क्योंकि उस टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। ठीक है, इसके बाद अथवा करके क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हिंट आप समझ लीजिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहला यहाँ पे लिखित संविधान। भारतीय जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें संप्रभुता की बात की गई है, मतलब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र और जो है संप्रभु अपने आप में स्वतंत्र देश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्र। लोकतंत्र की बात करें तो भारतीय संविधान में देश की लोकतांत्रिक सरकार बनाने का भी प्रावधान किया गया है। वही बात करें धर्मनिरपेक्षता की, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म भारत के जो है वो समान है और सबको सम्मान देता है संविधान। ठीक है, अगला है मूल अधिकार। नागरिकों को भी कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, न्याय सुनिश्चित करने के लिए मूल अधिकार दिए गए हैं। वहीं बात करें न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका स्वतंत्र होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। संघीय ढांचा में बात करें तो संघीय ढांचा में भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करते हैं, तो ये संघीय ढांचा हो जाएगा। ये कुछ विशेषताएं हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में और आप लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगला है नमक सत्याग्रह आंदोलन या दांडी मार्च, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले छोटा सा यहाँ पे परिचय दांडी मार्च के बारे में। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को 7 या 8 सहयोगियों के साथ में, यहाँ पे 78 लिखा है तो आप इसे 7-8 पढ़ेंगे तो याद रहेगा, क्योंकि 7-8 लगातार है। ठीक है, सहयोगियों के साथ में या सत्याग्रहियों के साथ में साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरुआत की थी, दांडी जाके वहाँ पे नमक बनाकर कानून तोड़ा था। इसकी जो यात्रा थी यहाँ पे 240 किलोमीटर की यात्रा थी, 24 दिन में पूरी की गई थी। तो यहाँ पे देखिए 240 में जीरो हटा देंगे तो 24 आपको दोनों कॉमन दिखाई देगा, तो 240 किलोमीटर की यात्रा 24 दिन में पूरी की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के द्वारा नमक पर लगाए गए जो कानून था उसका विरोध करना था। ठीक है, ये हो जाएगा छोटा सा परिचय। अब इसका महत्व क्या था, तो महत्व में आप यहाँ पे लिखेंगे सार्वजनिक भागीदारी, यानी सबकी भागीदारी रही, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए थे इस आंदोलन में। वहीं बात करें अहिंसक आंदोलन में, तो गांधी जी ने अहिंसक तरीके से जो है अंग्रेजों का जो है चुनौती दिया था। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जो है वो भी मिला था। इस आंदोलन ने दुनिया भर में भारत की स्वतंत्रता की मांग को प्रमुखता दी थी कि भारत अब आज़ाद होना चाहिए। अब इसके बाद परिणाम क्या रहा, तो परिणाम में ले सकते हैं कि भारतीयों ने नमक बनाना शुरू कर दिया था और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ा, गांधी इरविन समझौता हुआ, फाइनली जो है नमक पर कानून जो है उन्हें वापस लेना पड़ा। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन रहेगा 1857 क्रांति के क्या परिणाम रहे, तो परिणाम में आप यहाँ पे ले सकते हैं कि क्या क्या परिणाम रहे। तो देखिए
देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और 1858 में कंपनी का शासन समाप्त हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, ब्रिटिश ताज जो था उसका नियंत्रण बढ़ गया, यानी ब्रिटिश सरकार जो है अब उसके हाथ में भारत का सरकार सत्ता सब कुछ आ गई। इसके बाद मुगल साम्राज्य का भी अंत हो गया, बहादुर शाह जफर भी ये भी जो है इसका निष्कासित कर दिया गया इसे। अगला है, अंग्रेजों ने एक चाल चली थी जिसको बोलते हैं फूट डालो और राज करो। हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते थे और वो लंबे समय तक राज करते थे। नेक्स्ट है सेना में सुधार। सेना में सुधार का मतलब ये भारतीय जो सैनिक थे उनमें संख्याओं को कम कर दिया गया और अंग्रेजों की जो संख्या थी उसे बढ़ा दी गई। अगला है यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा, इसमें आप ले सकते हैं कि इस विद्रोह ने स्वतंत्रता संग्राम की जो है आधार रखी और एक चिनगारी का काम की, ठीक है। इसके बाद अगर अथवा करके क्वेश्चन है कि विद्रोह का कारण क्या था 1857 में, तो आप इसमें लिखेंगे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में इसमें लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति बनाई थी, जिसमें हड़प नीति मतलब राज्यों को हड़पने का काम किया जा रहा था इसकी तरफ से, तो ये इसमें राजाओं में असंतोष पैदा हो गया जिसके कारण ये 1857 क्रांति माना जाता है। इसके बाद आर्थिक कारण है, तो यहाँ पे देखिए आर्थिक कारण में क्या है कि अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, अंग्रेजों ने अपनी भारतीय किसानों को जो है भारतीय किसानों, व्यापारियों और मजदूरों को गरीबी की ओर धकेल दिया जिससे और हालत खराब हो गई। नेक्स्ट है धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक सामाजिक कारण में लिख सकते हैं कि अंग्रेजों की नीतियाँ जो थी वो भारतीयों परंपराओं और धर्मों के खिलाफ थी, क्योंकि जो आगे चलकर वहाँ पे सैनिक कण आता है जो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, जिसके कारण ये आंदोलन माना जाता है, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे ऐतिहासिक तिथियाँ आएगा। ऐतिहासिक तिथियों में कुछ इस प्रकार से तिथि पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तिथि, ठीक है, तिथि लिखेंगे और इसके सामने यहाँ पे लिखेंगे घटना, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे घटना और फिर यहाँ पे तिथि लिखेंगे। जैसे 1920 पूछा है तो यहाँ पे लिखेंगे 1920। 1920 में क्या हुआ तो इसके सामने आप यहाँ पे घटना लिखेंगे। जैसे यहाँ पे सारी डेट को मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि 1920 में क्या हुआ था तो लिखेंगे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसके साथ में खिलाफत आंदोलन भी जनता में एकजुट दिखाई दिया। नेक्स्ट है 1919 में, तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट भी इसमें आया था, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे पूछता 1765 में क्या हुआ था तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल का दीवानी जो है वो अधिकार में दिया गया 1765 में। वही बात करें 1856 में तो अवध का विलय किया गया था, 1857 क्रांति की नींव पड़ी, ठीक है। देखिए 1856 है तो 1857 की क्रांति से एक दिन पहले की बात है, मतलब एक साल पहले की बात है, तो अवध का विलय हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे अगला है 1858 में क्या हुआ था 1857, 1858 तीनों लगातार है 1856, 57 और 58। देखिए भारत ब्रिटिश ताज का अधीन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद 1818 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मराठा साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों का भारतीय में प्रभुत्व जो है ये आ गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 1336, ये डेट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1336 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का ने किया था, दोनों भाई थे, दोनों आप ये जो है याद कर सकते हैं। इसके बाद 540 ईसा पूर्व है, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था जो जैन धर्म से संबंधित थे, और 320 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 321 में ईसा पूर्व में नंद वंश का अंत हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य जो है राज स्थापित हुआ था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य रोहण हुआ था, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मानचित्र वो हो जाएगा तिथि वाला। फिर आता है आपका यहाँ पे मानचित्र वाला प्रश्न। मानचित्र में जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका उत्तर सभी का यहाँ पे मैंने लिख दिया है। सबसे पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पे, सारनाथ वाराणसी में, तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अब मानचित्र में भरना है तो आपको ऐसा मानचित्र मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप गड्ढा वाला जो भाग है इसको लैंडमार्क समझ लीजिए, और यहाँ पे जो है आधा हिस्सा यूपी का और आधा हिस्सा बिहार का है, ठीक है। तो आप क्या करिए यहीं पे जो है इस प्रकार से यूपी में दर्शाइए, यहाँ पे वाराणसी या सारनाथ, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, बस काम हो जाएगा। आधा नंबर जो एक नंबर जो है आपको सही लोकेशन दर्शाने का और सही नाम लिखने का, यानी 1+1 नंबर आपको मिलेगा। 2 नंबर आपका ये पूरा मानचित्र रहेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन टोटल 10 नंबर का मानचित्र रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी, तो जवाब होगा मेरठ से, और मेरठ पड़ता है दिल्ली के पास में। तो इसका लैंडमार्क जो है वो ये है कि यहाँ पे देखिए ऐसे टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे
उत्तराखंड वाला। तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है, और दिल्ली के जस्ट पास में मेरठ है, तो आप यहीं पे लिख दीजिए मेरठ। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है तो दूसरा आप यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है तीसरा वाला, शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है वो कहाँ पे है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में आगरा में पड़ता है। तो आगरा भी दिल्ली के पास में ही है, तो यहाँ पे जो है जो टर्निंग पॉइंट है इसको ध्यान रखेंगे, ये लैंडमार्क है, यहाँ पे दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट थोड़ा सा नीचे जो है यहाँ पे आगरा है, तो आप यहाँ पे भर देंगे आगरा। क्वेश्चन नंबर 3 है तो 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, बस काम आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा आप देखेंगे, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली कुंड ग्राम में हुआ था। तो यहाँ वैशाली कुंड ग्राम आपका यहाँ पे आ जाएगा बिहार में। तो यहाँ पे देखिए आधा हिस्सा बिहार का है, तो आप बिहार में यहीं पे ऐसे प्रकार से दर्शा दीजिए और यहाँ पे लिखिए वैशाली। एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर मानचित्र में बाहर आप लिख रहे हैं तो एरो बना देंगे, ठीक है, एरो बना देंगे वहाँ पे इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर चौथा, तो चौथा यहाँ पे आप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं कि चौरी चौरा हत्याकांड कहाँ पे हुआ था। तो गोरखपुर में हुआ था और ये पड़ता है यूपी में। तो यहाँ पे देखिए यूपी है, यहाँ पे आप साइड में दर्शा के यहाँ पे लिख दीजिए गोरखपुर हो जाएगा, ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है तो 5 आप यहाँ पे लिख दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों पूरे पेपर को आप सॉल्व करके आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, थैंक्स फॉर वॉचिंग।